एनरन कॉस्मेटिक लाए हैं आपके लिए 6 नए प्रकार के अरोमा। क्राइसलर, रिच इन फ्रेग्रेंस एंड क्लास इन द नेम। मिस्टीरियो, दिस फ्रेग्रेंस ब्रिंग्स पीपल क्लोज। फॉरेस्ट, द क्लासिक वाइल्ड ग्रीन फ्रेग्रेंस। मिडनाइट, वंस अपॉन अ मिडनाइट डियरी। उरुसा, one of the most loved fragrance. Bond Street, perfect fragrance to make a right impression at first sight. एनरन का इत्र आपको पूरे दिन खुशनुमा रखेगा। एक बार आप भी इसे जरूर इस्तेमाल करें। नमस्कार, मैं शामिन गार्नर और आप देख रहे हैं समय भारत 24/7। कोरोना के मामलों में आज बड़ी गिरावट, 24 घंटे में आए 2,55,000 नए केस। भारत में कोरोना संक्रमण को लेकर थोड़ी राहत की खबर है। देश में कोरोना के मामलों में आज बड़ी गिरावट दर्ज की गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि आज कोरोना के 2,55,874 नए मामले सामने आए हैं। इस दौरान ठीक होने वाले मरीजों की संख्या ज्यादा रही। 24 घंटे में 2,67,753 मरीज कोरोना से ठीक हुए हैं। हालांकि इस दौरान 614 लोगों की मौत भी हुई है। देश में कल यानी सोमवार के मुकाबले आज कोरोना के मामलों में बड़ी गिरावट देखने को मिली है। कल कोरोना के कुल 3,06,064 नए मामले सामने आए थे, जबकि आज 2,55,874 नए मरीज मिले हैं। कल के मुकाबले आज कोरोना के 50,190 कम मरीज मिले हैं। लोगों को पड़ी ठंड और कोहरे की दूसरी मार, 26 जनवरी के लिए शीतलहर का अलर्ट जारी। उत्तर भारत में ठिठुरन वाली ठंड ने जीना दुभर कर दिया है। पहाड़ों की बर्फबारी मैदानी इलाकों में सर्द हवाएं और गलन वाली ठंड लेकर आई है। ठंड जनवरी की है, लेकिन बरसात जुलाई से हो रही है। घने कोहरे ने सब कुछ ढक दिया है और सूर्य देव मुश्किल से ही दर्शन देते हैं। वहीं मौसम विभाग ने भी कह दिया है कि ठंड से अभी निजात नहीं मिलने वाली है। IMD का कहना है कि अभी ठंड और कोहरे की दोहरी मार पड़ने वाली है। बताया जा रहा है कि साल 2022 के सिर्फ जनवरी में ही इतनी बारिश हो रही है कि 122 साल का रिकॉर्ड टूट गया है। वहीं IMD ने चेतावनी दे दी है कि दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, यूपी समेत कई राज्यों में अभी ठंड बनी रहेगी। मौसम विभाग के मुताबिक ठंड और कोहरे की दोहरी मार सबसे ज्यादा दिल्ली, NCR, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान को झेलनी पड़ेगी। मौसम विभाग के मुताबिक आज यानी 25 जनवरी को ठंड के साथ साथ घना कोहरा भी लोगों को काफी परेशान करेगा। वहीं 26 से शीतलहर का भी अलर्ट जारी किया गया है। कांग्रेस की सुप्रिया श्रीनाथे ने भाजपा पर किया बड़ा हमला। बोली, मोदी सरकार में गरीब और अमीर के बीच हो गया बड़ा फासला। यूपीए शासनकाल में गरीब की आय 183% बढ़ी, लेकिन भाजपा के शासनकाल में उनकी आय आधी हो गई। 2005 से 2015 के बीच वस्तुतः जो यूपीए का शासनकाल था, उसमें 20% जो सबसे गरीब हाउस होल्ड थे, जो सबसे गरीब परिवार थे, उनकी आय 183% बढ़ी थी। तो एक शासनकाल में 183% बढ़ी है और एक शासनकाल में आय आधी हो गई है। 53% होना मतलब 5 साल में आय आधी हो गई है। और ये क्यों हुआ है? क्योंकि सूट बूट की सरकार अमीरों से प्यार करती है और गरीबों पर अत्याचार करती है। सूट बूट की सरकार की नीतियां, उनके नियम, उनके कानून, उनकी अर्थव्यवस्था पूंजीपतियों के लिए चलती है। उनका गरीबों से, मिडिल क्लास से, लोअर मिडिल क्लास से कोई लेना देना नहीं है। यहां पर एक बात बतानी और भी जरूरी है। जब मैंने कहा 2005 से 2015 के बीच में 183% बढ़ी इनकम, उसी दौरान 27 करोड़ लोग गरीबी की सीमा रेखा से निकाले गए थे। और ये सारे सरकारी आंकड़ों की मैं बात कर रही हूं। यहां पर यह भी कहना जरूरी होगा कि न्यू इंडिया में गरीबों को और गुर्बत में ढकेला जाएगा और अमीरों के हाथ में और पैसा और संसाधन और पावर दिया जाएगा। ऑक्सफैम की रिपोर्ट ने दिखाया था कि कैसे कुछ लोगों की आय 8 गुनी हो गई। और एक बात मैं यहां पे बताना चाहती हूं कि सरकार कोरोना के पीछे नहीं छुप सकती है, क्योंकि कोरोना और कोविड तो अमीरों के लिए भी था, लेकिन उनकी आय 40% बढ़ती है और सबसे गरीब लोगों की आय अधिया जाती है, आधी हो जाती है। यह इसलिए था क्योंकि सरकार का जो नीति, नियम, कानून, अर्थव्यवस्था को चलाने का तरीका है वो अमीरों के लिए होता है। पिछले 5 सालों में जब ये हमने फर्क देखा कि कैसे उनकी आय आधी हो गई, उस दौरान सरकार ने क्या किया? पेट्रोल के दाम बढ़े, डीजल के दाम बढ़े, रसोई गैस के दाम बढ़े, लेकिन कॉर्पोरेट टैक्स कम हुआ। इसी मंच से
मेरे सहयोगी और सहकर्मी गौरव वल्लभ जी ने एक हफ्ते पहले ऑक्सफैम की रिपोर्ट पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी और आज एक और रिपोर्ट आई है IC 360 सर्वे 2021 का, जिसको कि पीपल्स रिसर्च ऑन इंडियाज कंज्यूमर इकोनॉमी ने किया है। और ये दोनों ही रिपोर्ट एक बात बताती हैं कि इस देश में गरीब और गरीब होता जा रहा है, अमीर और अमीर होता जा रहा है, और ये खाई इतनी बढ़ रही है कि ये भयावह स्थिति पैदा कर रही है। मैं इस रिपोर्ट के बारे में पहले बात करूंगी और ये किन कारणों से ऐसा हो रहा है उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो इस रिपोर्ट के मुताबिक आज इस देश की 20% सबसे गरीब आबादी, मोटा मोटा 15 करोड़ परिवारों की आय पिछले साल 53% कम हो गई है। और ये कम नहीं हुई है, 53% आय पर मोदी सरकार ने सेंध लगाई है। ये 20% सबसे गरीब आबादी, 15 करोड़ परिवार मोटे मोटे की आबादी पर मोदी सरकार ने, सूट बूट की सरकार ने सेंध लगाई है। ये 8 साल पहले भी सूट बूट की सरकार थी और आज भी सूट बूट की सरकार है। और हम सबसे गरीब परिवारों की बात नहीं कर रहे हैं, इसमें जो लोअर मिडिल कैटेगरी है उसकी आय करीब करीब 32% कम हुई है, जो मिडिल इनकम कैटेगरी है उसकी आय 9% कम हुई है। तो मोटे तौर पर 60% घरों की, 60% जनता की आय पर मोदी सरकार ने डाका डालने का काम किया है और ये आय निरंतर कम होती जा रही है इनके शासनकाल में। इसी दौरान, इंपॉर्टेंट है ये समझना, इसी दौरान सबसे अमीरों की आय 40% बढ़ी है। आगरा में 9 विधानसभा चुनाव में पुरुषों के मुकाबले 10% भी नहीं है महिला उम्मीदवार। 2 ईवीएम के प्रयोग को लेकर जिला प्रशासन की मुश्किल दूर हो गई है। वहां को छोड़कर बाकी 8 विधानसभा क्षेत्रों में 15 से कम प्रत्याशी हैं। ऐसे में इन सभी विधानसभा क्षेत्रों में 1 ईवीएम और वीवीपैट का प्रयोग करना पड़ेगा, जबकि वहां में 2 ईवीएम लगेंगी। एक इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में उपरोक्त में कोई नहीं सहित 16 प्रत्याशियों के नाम शामिल हो सकते हैं। भाविस क्षेत्र में 19 प्रत्याशी हैं, जबकि बाकी 8 विश क्षेत्रों में 10 से 14 प्रत्याशी तक हैं। जिला प्रशासन की निगाह अब 27 जनवरी को नाम वापसी पर टिकी है। भाव विधानसभा क्षेत्र से अगर 4 प्रत्याशी नाम वापस ले लेते हैं तो ऐसे में 1 ही ईवीएम का प्रयोग होगा। एक और उल्लेखनीय बात है कि सभी राजनीतिक दल महिला शक्ति के आगे आने की बात करते हैं, लेकिन अगर दावेदारी की बात करें तो 9 विधानसभा में कुल 114 उम्मीदवार हैं और इनमें से महिला उम्मीदवार 10 ही हैं। 9 विधानसभा क्षेत्रों में 114 में एक प्रत्याशी थर्ड जेंडर श्रेणी का है। आगरा कैट विधानसभा क्षेत्र से निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में आकाश सोनी ने नामांकन पत्र दाखिल किया था। सोमवार को आकाश ने थर्ड जेंडर की श्रेणी में नाम शामिल करने के लिए अनुरोध किया। इससे संबंधित दस्तावेज भी प्रस्तुत किए, जिस पर रिटर्निंग अधिकारी ने थर्ड जेंडर की श्रेणी में आकाश सोनी का नाम शामिल कर लिया। 2 दशक के इतिहास में पहली बार कोई थर्ड जेंडर ने नामकरण कराया है। वहीं जिले में 143 थर्ड जेंडर वोटर हैं। दिल्ली में हुए कामों को लेकर सीएम केजरीवाल ने शुरू किया डिजिटल कैंपेन, जिसका नाम रखा एक मौका केजरीवाल को। पिछले 7 सालों में दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार ने ढेरों शानदार काम किए हैं। इन कामों की चर्चा आज पूरी दुनिया में होती है। दिल्ली के मोहल्ला क्लिनिक देखने के लिए यूएन से लोग आए, दिल्ली के स्कूल देखने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति की पत्नी आई, दिल्ली में 24 घंटे फ्री बिजली मिलने लगी है। ये सब हम इसलिए कर पाए क्योंकि आपने, दिल्ली के लोगों ने हमें एक मौका दिया। 2013 में 49 दिन के काम को देख के आपने हमें 2015 में और फिर 2020 में भारी बहुमत दिया। आप हमें बार बार चुन रहे हैं क्योंकि आप हमारे काम से बहुत खुश हैं। स्कूल, अस्पताल, बिजली, पानी, सड़कें, दिल्ली के लोगों को हमने खूब सुविधाएं दी, हर वादे पूरे किए। क्या आप चाहते हैं कि जैसे दिल्ली में अच्छे काम हुए, ऐसे ही अच्छे काम बाकी देश में भी होने चाहिए? बाकी देश के भी स्कूल, अस्पताल अच्छे होने चाहिए? बाकी देश में भी बिजली 24 घंटे होनी चाहिए, बिजली पानी मुफ्त होने चाहिए, बाकी देश में भी सड़कें अच्छी होनी चाहिए? चाहते हैं ना आप? हम दिल्ली में ये सब अच्छे काम कर पाए क्योंकि आपने, दिल्ली के लोगों ने हमें एक मौका दिया। बाकी जगहों पे भी हम तभी अच्छा काम कर पाएंगे जब अन्य राज्यों के लोग भी हमें एक मौका देंगे। आज से हम एक कैंपेन शुरू कर रहे हैं।
कैंपेन का नाम है एक मौका केजरीवाल को। इस कैंपेन में दिल्ली के लोग यानी कि आप अपना एक वीडियो बना के दूसरे राज्य के लोगों को बताएंगे कि दिल्ली में क्या क्या अच्छे काम हुए। आप अपनी एक वीडियो बनाएं और बताएं कि आपको हमारे कौन से काम पसंद आए, आम आदमी पार्टी की सरकार के कौन से काम पसंद आए, आपको किस काम से क्या फायदा हुआ, कितना फायदा हुआ। आपकी कॉलोनी में मोहल्ला क्लिनिक खुला, वीडियो में बताएं कि उस मोहल्ला क्लिनिक से आपको कितना फायदा हुआ। क्या सरकारी स्कूल सुधरने से आपके या आपके जानने वालों के बच्चों को फायदा हुआ, आपके बिजली पानी के बिल जीरो हुए, और भी कोई फायदा आपको हुआ हो, या आपको लगे कि आपकी दिल्ली सरकार ने दिल्ली में कोई भी अच्छा काम किया, आप वीडियो में जरूर बताएं। और वीडियो के अंत में आप अपील करें कि यदि दूसरे लोग भी अपने राज्य में ऐसे अच्छे काम चाहते हैं तो वे भी केजरीवाल को एक मौका जरूर दें। ऐसा एक वीडियो बना के आप अपने सोशल मीडिया पे अपलोड कर दें, ट्विटर, फेसबुक, इंस्टा, व्हाट्सएप आदि आदि। एक और बात, अभी इन 4 राज्यों में आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ रही है, पंजाब, उत्तराखंड, गोवा और उत्तर प्रदेश। इनमें जिन जिन राज्यों में आपकी जान पहचान है वहां आप अपना वीडियो बना के अपनी जान पहचान के लोगों को व्हाट्सएप करें और उन्हें अपील करें कि वो लोग भी अपने अपने राज्य में आम आदमी पार्टी को वोट दें। वहां के लोगों को बताएं कि अगर वो भी आपकी तरह केजरीवाल को एक मौका देते हैं तो उनकी जिंदगी भी बदल सकती है। राहुल गांधी ने की जनता से वोट देने की अपील, तो वहीं मायावती ने भाजपा और सपा सरकार पर ट्वीट करके साधा निशाना। उत्तर प्रदेश में 10 फरवरी को पहले चरण का मतदान होना है, इसलिए सभी पार्टियों ने प्रत्याशियों का भी ऐलान कर दिया है। राजनीतिक उठापटक के बीच चुनाव जीतने के लिए राजनीतिक दलों ने पूरी ताकत झोंक दी है। नेताओं के दल बदलने का सिलसिला भी जारी है। इन सब के साथ नेताओं की बयानबाजी और गुटबाजी अब सामने आने लगी है। तो इस बीच कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने नेशनल वोटर्स डे पर एक बड़ा बयान जारी किया है। उन्होंने ट्वीट किया, लोकतंत्र यानी असहमति, लोकतंत्र यानी शांतिपूर्ण विरोध, लोकतंत्र यानी सामाजिक समानता, लोकतंत्र यानी आपका वोट। वोट दे ताकि कोई आपके अधिकारों का गला न घोट दे। ऐसे में बसपा पार्टी कैसे पीछे रह सकती है। बसपा पार्टी की मुखिया मायावती ने भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने ट्वीट कर कहा, बीएसपी को छोड़ सभी पार्टियों की सरकारें राजनीति के अपराधीकरण व अपराध के राजनीतिकरण, कानून के साथ खिलवाड़ तथा अपनी पार्टी के गुंडों व माफियों को संरक्षण आदि से यूपी को जंगल राज में ढकेल इसे गरीब व पिछड़ा बनाए रखकर जनता को त्रस्त करने की दोषी, किंतु इनकी जुमलेबाजी जारी है। भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की ले रहे थे शपथ, छत्तीसगढ़ पुलिस ने दर्ज की एफआईआर। छत्तीसगढ़ के कोबरा जिले में शनिवार 22 जनवरी को हिंदू राष्ट्र की शपथ लेते हुए एक वीडियो सामने आने के बाद कुछ लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। वीडियो में प्रमोद अग्रवाल के रूप में पहचाने जाने वाले व्यक्ति के साथ कई व्यक्ति को भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने का संकल्प लेते हुए, जो कि सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। मामले की सूचना मिलते ही आरोपियों के खिलाफ कोतवाली थाने में आईपीसी की धारा 153A के तहत धर्म, नस्ल, जन्म स्थान, निवास, भाषा आदि के आधार पर विभिन्न समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देने का मामला दर्ज कर लिया गया है। सामने आए वीडियो में लोगों के एक समूह को भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की शपथ लेते हुए देखा गया। इस वीडियो में सभी लोग शपथ लेते हुए कह रहे थे कि हम सभी कट्टर हिंदुओं के रूप में छत्तीसगढ़ के कोरबा के बखीम मोगरा के निवासी अग्नि का साक्षी मानकर शपथ लेते हैं और संकल्प लेते हैं कि हम भारत को एक कट्टर हिंदू राष्ट्र के रूप में विकसित करेंगे। इसके आगे कहा गया कि एक साथ रहकर हम अपने हिंदू भाइयों की आर्थिक, धार्मिक और सामाजिक हर मोर्चे पर मदद करेंगे। अपने प्रतिष्ठानों, व्यवसायों और घरों में हम केवल हिंदू भाइयों को ही रोजगार देंगे। इस तरह हम अपने हिंदुत्व को सशक्त बनाएंगे। निवासी जिला कोरबा छत्तीसगढ़ आज अग्नि को साक्षी मानकर यह संकल्प लेते हैं कि हम अपने भारत को एक कट्टर हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। हम अपने घरों से अपने मंदिरों से अपने पूजा स्थलों से हम यह भी संकल्प लेते हैं कि हम एक दूसरे मिलकर अपने हिंदू भाई को हर स्तर से व्यापारिक, सामाजिक
आर्थिक सहयोग प्रदान करेंगे। हम अपने प्रतिष्ठानों में, अपने घरों में, अपने व्यवसायों में सिर्फ और सिर्फ हिंदू भाई को ही रखेंगे, ताकि हम अपने हिंदुत्व को और भी ज्यादा मजबूत कर सके। आज इसी संकल्प व शंखनाद से हम इसका अनुसरण करेंगे, इसका पालन करेंगे। जय जय श्री राम। जय श्री राम। हिंदू सुरक्षा सेना जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, हिंदू सुरक्षा सेना जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। जय जय श्री राम। जय जय श्री राम। राम राज की करो तैयारी, आ रहे हैं भगवाधारी, घर घर भगवा छाएगा, राम राज दिलाएगा। हिंदुस्तान में रहना होगा, हिंदुस्तान में रहना होगा। जय जय श्री राम। जय श्री राम। सामने आए 1 मिनट 58 सेकंड के वीडियो में लोगों को कई बातों का पालन करने की शपथ लेते हुए देखा गया। अंत में जय श्री राम, जय हिंदू सुरक्षा सेना, राम राज की करो तैयारी, आ रहे हैं भगवधारी के नारे भी लगाए गए। हिंदुओं के खिलाफ अभद्र बयान देने वाले पंजाब कांग्रेस के मोहम्मद मुस्तफा के खिलाफ भाजपा सांसद गजेंद्र सिंह शेखावत ने चुनाव आयोग से एफआईआर दर्ज करवाने की मांग की। 20 तारीख को मलेरकोटला में पंजाब के विधानसभा चुनाव में उस क्षेत्र की प्रत्याशी पंजाब सरकार की मंत्री श्रीमती रजिया सुल्ताना के पक्ष में चुनाव के कैंपेन में पंजाब के पूर्व पुलिस महानिदेशक और जिनको पंजाब प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर के अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू जी अपना स्ट्रेटेजिक एडवाइजर ऐसा बताते हैं और जिसकी स्वीकारोक्ति बार बार मुस्तफा साहब भी करते हैं, उन्होंने एक घृणास्पद बयान दिया। पंजाब की पुलिस का डीजीपी स्तर का रिटायर्ड अधिकारी अपने बयान में ये कहता है कि मैं अल्लाह की कसम खाकर के कहता हूं कि मैं हिंदुओं का कोई जलसा नहीं होने दूंगा। वो ये कहता है कि मैं कौम का सिपाही हूं और साथ ही साथ में ये कहता है कि अगर हिंदुओं को जलसे की, हिंदुओं को पॉलिटिकल मीटिंग करने की इजाजत प्रशासन ने दी तो मैं ऐसा अंजाम करूंगा जिसकी कल्पना भी पंजाब का प्रशासन और पुलिस नहीं कर पाएगा। भारतीय जनता पार्टी ने आज चुनाव आयोग के समक्ष प्रस्तुत होकर के एक प्रतिवेदन दिया है और ये कहा है कि ये जो घटना हुई है चुनाव आयोग को इसका संज्ञान लेना चाहिए, क्योंकि ऐसा करके उन्होंने न केवल आदर्श चुनाव संहिता का उल्लंघन किया है, अभी तो उसके साथ साथ में उन्होंने पीपल्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 का भी उल्लंघन किया है और इसी के साथ साथ में ऐसा बयान और भाषण करके उन्होंने इंडियन पीनल कोड की विभिन्न धाराओं सेक्शन 153A, सेक्शन 295A, सेक्शन 298 आईपीसी और सेक्शन 505 आईपीसी इन सब का उल्लंघन किया है। हमने आग्रह किया है कि चुनाव आयोग को इसका संज्ञान लेकर के इसकी एफआईआर दर्ज करानी चाहिए। फौरी तौर पर किसी अज्ञात व्यक्ति ने अपनी तरफ से किसी जसविंदर सिंह नाग के नाम के व्यक्ति ने एक एफआईआर दर्ज कराई है। पंजाब पुलिस ने आधी अधूरी धाराओं में उस एफआईआर को दर्ज किया है। हमने आग्रह किया है कि चुनाव आयोग अपनी तरफ से इस पर एफआईआर दर्ज करे, गुलाम मुस्तफा को गिरफ्तार करे, क्योंकि गुलाम मुस्तफा ने एफआईआर दर्ज करने के बाद में जो अपनी प्रतिक्रिया मीडिया के सामने दी है तो उन्होंने कहा है कि इस तरह की एफआईआर चुनाव में दर्ज होती रहती है, इनको कौन पूछता है। जिस तरह से पंजाब जैसे संस्कृत प्रदेश में जिसने दशकों तक आतंकवाद की, अलगाववाद की तपिश झेली है, वहां इस तरह के समाज को तोड़ने वाले बयान देकर के जो
कुकृत्य उन्होंने किया है, निश्चित रूप से इसकी सजा उनको मिलनी चाहिए ताकि पंजाब में फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराया जा सके। और ये केवल उनका स्टेटमेंट मात्र नहीं है, ये एक वेल डिजाइन कॉन्स्पिरेसी जो पंजाब में चल रही है उसका पार्ट है। आज ही प्रेस कॉन्फ्रेंस में कैप्टन अमरिंदर सिंह जी ने कहा है कि किस तरह से नवजोत सिंह सिद्धू को मुख्यमंत्री कैप्टन साहब के मंत्रिमंडल में शामिल कराने के लिए पाकिस्तान से दबाव आता था। उन्होंने मीडिया के सामने इसको विस्तार से रखा है। मुझे लगता है कि एक बहुत लार्जर कॉन्स्पिरेसी का हिस्सा है और ये दुर्भाग्यपूर्ण इसलिए हो जाता है कि न तो इसका खंडन बयान देने वाले ने किया है, न जिनका वो अपने आप को एडवाइजर कहते हैं उन्होंने किया है, न कैंडिडेट जो उनकी पत्नी है जो पंजाब सरकार की पूर्व मंत्री है उन्होंने खंडन किया है, न ही कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू साहब ने अध्यक्ष के नाते किया है, न ही कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व ने उसका खंडन किया है। सब लोगों ने मूक सहमति इस पे जो है अपनी तरफ से इसके ऊपर दी है। ये केवल पंजाब में ही नहीं, पंजाब के अतिरिक्त उत्तर प्रदेश में, गोवा में, मणिपुर में जो चुनाव हो रहा है, इन सारे चुनाव के प्रदेशों में इस तरह का सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की एक तय डिजाइन के आधार पर बिगाड़ने की साजिश है। इस साजिश पर निश्चित रूप से कार्रवाई होनी चाहिए। हम सब ने मिलकर के ऐसा आग्रह अभी चुनाव आयोग के सामने किया। महाराष्ट्र में भयानक हादसा, ब्रिज से गिरी कार, बीजेपी विधायक के बेटे समेत 7 मेडिकल स्टूडेंट्स की मौत। महाराष्ट्र के वार्धा में आज एक भयानक हादसा हो गया। यहाँ पर एक कार ब्रिज से नीचे गिर गई और इस दुर्घटना में बीजेपी विधायक विजय रहंगडाले के बेटे आविष्कार रहंगडाले समेत 7 स्टूडेंट्स की मौत हो गई। वार्धा के एसपी प्रशांत होलकर ने बताया कि यह हादसा वार्धा में सेलूसरा के पास बीती रात करीब 11:30 बजे हुआ। मृतक वार्धा जा रहे थे, लेकिन उनकी कार रास्ते में ही ब्रिज से नीचे गिर गई। बता दें कि विजय रहंगडाले महाराष्ट्र की तिरोड़ा विधानसभा सीट से विधायक है। जो गाड़ी ब्रिज से नीचे गिरी उसमें विधायक विजय रहंगडाले के बेटे आविष्कार रहंगडाले सवार थे। दुर्घटना में आविष्कार रहंगडाले की मौत हो गई है। आविष्कार रहंगडाले एक मेडिकल स्टूडेंट थे। इस हादसे में आविष्कार रहंगडाले के साथ 6 अन्य मेडिकल छात्रों की भी मौत हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र के वार्धा में हुए इस हादसे पर दुख जताया है। उन्होंने मृतकों के परिजनों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से 2-2 लाख रुपए मुआवजा देने का ऐलान किया है। नवजात बच्चों का होता था सौदा, कबूतर और कबूतरी बताकर की जाती थी बच्चों की बिक्री। एक मां ने अपनी ही बेटी की लगाई बोली। उत्तरी जिला पुलिस की सब्जी मंडी थाना में पुलिस ने नवजात बच्चों का सौदा करने वाले गैंग का बड़ा खुलासा किया है। पुलिस ने इस संबंध में 3 महिलाओं समेत 4 आरोपियों को दबोचा है। आरोपियों से पूछताछ के दौरान हैरान कर देने वाले खुलासे सामने आए हैं। बच्चों का सौदा करने के लिए आरोपी कोडवर्ड का इस्तेमाल करते थे। आरोपियों के मोबाइल में व्हाट्सएप से इसका खुलासा हुआ है। हैरानी वाली बात यह है कि आरोपियों में एक बच्ची की मां भी शामिल है, जो अपनी ही बच्ची का सौदा कर रही थी। ऐसी ही बड़ी खबरों को जानने के लिए बने रहें समय भारत 24/7 के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। छोटा ही सही लेकिन खूबसूरत हो आपका आशियाना, तो नई टेक्निक्स और डिजाइन्स का इस्तेमाल करके आप अपने घर को बेहद ही खूबसूरत और आकर्षक बनवा सकते हैं। नए इंटीरियर डिजाइन्स, अट्रैक्टिव कलर कॉम्बिनेशन और एडोरेबल फर्निशिंग स्टाइल से आपके घर का लिविंग रूम, बेडरूम, किचन, बालकनी देगा आपको सपने जैसे घर का लुक। आप नहीं होना चाहते हैं अपने घर से बोर, तो कांटेक्ट कीजिए 9315138474 पर या फिर 9717378629 पर। वेबसाइट है www.citywide.co.in।